सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा रहा आपका हफ्ता? गुजर गया? किसी ने कोई घर पे कुछ प्रैक्टिस की? अच्छा, इसलिए मैंने आप लोगों को जाते जाते एक काम किया था, अगर आप लोगों को याद हो। अगर नहीं याद है तो आपको याद करा देते हैं। मेरे कहने का मतलब था आपको कुछ इस तरह का काम करना है। आप वो भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली ये काम करना था कि जावास्क्रिप्ट में आपको फंक्शंस के थ्रू या सिंपल लूप्स के थ्रू आपको ये आप स्क्रीन पे प्रिंट करा लें या आप सिंपल कंसोल लॉग में प्रिंट करा लें, बात एक ही है। दोनों में का ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आप डॉक्यूमेंट और राइट करेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट तो उधर स्क्रीन पे दिख जाएगा, और अगर आप लोग कॉन्सोल डॉट लॉग करेंगे तो आपके कॉन्सोल में आ जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा इसको अभी इशू नहीं बनाना चाह रहे तो आप कॉन्सोल लॉग में इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं चाहता ही था कि आप लोग कुछ ऐसा सिर्फ बनाएं। अब ये तो सिर्फ लूप से बनेगा। इसके बाद अगर हम लोग इसमें फंक्शन ऐड अप करना चाहें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। उसका एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है, आप वो इस्तेमाल करें। आई थिंक प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट है। तो आप प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉम्प्ट आपसे वो पूछेगा, लेकिन प्रॉम्प्ट में एक टेक्निकलिटी है जो आपको याद रखनी चाहिए। कॉन्सोल थोड़ी देर के लिए खोल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आप बोले कि आपसे पूछेगा कि कोई इनपुट दो। अब आपने लिखा कि आपको टेबल बनवानी। ठीक है, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट करता हूँ। अब मैं इसको पूछता हूँ एंटर अ नंबर प्रोड्यूस टेबल। ठीक है, अब आप उसको एंटर करेंगे तो आपका ऊपर से लिखा आएगा एंटर अ नंबर टू प्रोड्यूस टेबल। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिखेंगे। फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ 5, तो मैंने प्रेस किया ओके, तो इसमें नीचे क्या लिखा 5। लेकिन गौर करें इसमें 5 किसमें लिखा है, स्ट्रिंग में। आपको इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है लास्ट में। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, आपका टेबल जनरेट नहीं होगा। सही है, तो आप जब प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर रहे हो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रॉम्प्ट हमेशा हमेशा जब भी आपका इनपुट लेगा तो उसका आउटपुट वो क्या देगा, स्ट्रिंग। वो कुछ और नहीं देता। आप उसको अंदर भले नंबर दें कुछ भी दें, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग। तो आपको उसको दोबारा किसमें कन्वर्ट करके ले जाना है, इंटीजर। अब आप ये गूगल पे देख लीजिएगा कि आप इंटीजर में एक स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक जल्दी जल्दी में मैंने दिखाया था किसी टाइम कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं। इसको हम लोग डेटा पार्सिंग कहते हैं कि आप बेसिकली एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जाना चाह रहे हैं। आप इसी तरीके से स्ट्रिंग नंबर से स्ट्रिंग में भी आ सकते हैं और आप नंबर से वापस स्ट्रिंग में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग केस दिखेगा कि अगर फर्स्ट करें आपने लिखा हुआ है इधर 1 1 2 3 कुछ भी है और ABCD। अब ये कन्वर्ट हो सकता है, नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वो एरर देगा कि भाई इसमें कुछ क्या है, स्ट्रिंग है। तो जो वो फंक्शन है जो आप गूगल से देखेंगे, आपको उसको ढूंढना है कि वो कौन सा फंक्शन है जो इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा, टीचर में। तो देखिएगा कि वो आपको क्या रिटर्न करता है। वो चीज़ आपने पढ़ी थी है, वो एक आपको एक पर्टिकुलर चीज़ रिटर्न करेगा जब आप ऐसी कोई उसको हरकत करेंगे। सही है, वो एरर नहीं देता, वो कुछ और अच्छी जगह बोलेगा। तो आप ये चेक कर लीजिएगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और गूगल से जितना आप देखकर
काम सीखे उतना बेटर। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा चीज़ है, बस एक लफ्ज़ है वो जो आप लोगों ने देखना है कि कैसे आप स्ट्रिंग टू इंटीजर में जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट ले लिया, क्या देख लीजिएगा पार्ट के आगे भी कुछ और होता है। तो आप बेसिकली ये चेक करके आप बेसिकली आपका करेंगे क्या, आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, सही है। अब आप इस स्क्रिप्ट में आप एक फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले, वो फंक्शन में डेटा कहाँ से आएगा, प्रॉम्प्ट से, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट से एक नंबर उठाएगा, उस नंबर के बाद ये वाला काम वो कर देगा। अगेन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि आप इसको एक लाइन में ऐसे कैसे लिखेंगे, ये अब आप पर है, इसको थोड़ा सोचिएगा ये कैसे मुमकिन है कि आप एक लाइन में ये कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप गौर से देखें ये नंबर वही नंबर होगा जो बेसिकली आपको यूजर देगा, ठीक है। ये नंबर वो नंबर होगा जो कि लूप का नंबर होगा। लूप का नंबर क्या मतलब है, अब ये हमारा लूप है, इसमें ये इंडेक्स चल रहा है, सही है। तो बेसिकली हम इंडेक्स कहते हैं, आइट्रेशन कहते हैं, अलग अलग नाम है इसको, तभी हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, KJLMNO कुछ भी, लेकिन ये नॉर्मली किससे आपको रिप्रेजेंट हुआ दिखेगा, आई से, क्योंकि इसको हम इंडेक्स या आइट्रेशन कहते हैं, सही है। तो ये बेसिकली आपका इंडेक्स या आइट्रेशन है। अब एक और बात पर गौर करें कि यहाँ पर इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है तो आपको इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, 1 से, ठीक है। और इसको आप एंड कब करेंगे, 11 पे। अगर 10 तक आपको ले जाना है तो एक नंबर ज्यादा क्यों है, इक्वल नहीं लगाया मैंने, तो 11 से कम 10 होगा, तो 10 तक ये चलेगा। 11 इज लेस देन 11 फेल हो जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। हाँ, ये बेसिकली इस चीज को हम लोग कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट होती है कि पहले आपका प्रोसेस होगा, यानी कि आपके इसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई होंगी वो परफॉर्म होंगी, सबसे एंड में क्या हो जाएगा, +1, फिर वो दोबारा से घूम के आएगा। इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाता है इंक्रीमेंट, लेकिन इसका नाम पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्यों, क्योंकि ये बाद में ++ है। एक फ्री इंक्रीमेंट भी होता है जो जिसमें ++ यहाँ होता है, सही है। इसमें क्या होगा कि वो सबसे पहले +1 करेगा, उसके बाद दूसरा काम चलाएगा। तो ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का चक्कर है, लेकिन अभी आप इसको ज़्यादा ना देखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें चीज़ इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है कि हम लोग अभी तो ये कितना प्लस करेगा, 1 एट अ टाइम प्लस करेगा, 1, और एक आइट्रेशन चला +1, दूसरा आइट्रेशन चला +1। मैं चाहूँ कि नहीं +1 ना हो, +2 हो, फिर आपका मतलब है कि मैं यहाँ से i+ को हटा के चलेगा। एक किसको बात समझ में नहीं आ रही, पहले बताओ। यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि जब हम लोग प्लस लिखते हैं, ठीक है, तो इसको करते हैं, जब हम ये प्लस लिखते हैं तो होता क्या है कि एक पूरा प्रोसेस चलता है, इसमें +1 होता है, फिर लूप घूम के आता है, फिर दोबारा से प्रोसेस होता है, +1 होता है, फिर घूम के चल के आता है। मैं कह रहा हूँ कि ये 1+1+1 जो हो रहा है ना, ये +1 ना हो, क्या हो, +2। तो कैसे होगा, तो एक जवाब मिला कि i+2 कर दें, यानी कि जबकि प्रोसेस होकर आए यहाँ पे क्या हो जाए, i+2, तो क्या ये चलेगा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये क्या हुआ है, लूप चलते ही जा रहे, चलते जा रहे, क्यों, मैं जरा सोच के बताएं हो क्या रहा है। ये नंबर आप देख रहे हैं बड़े बड़े जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, इस नंबर का मतलब है लूप चल रहा है और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कितनी दफा चल चुका है,
24, 26, 27,000 हर सेकंड में 1,000 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 1000 बार चल रहा है। तो ये इतना तेजी से चले जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहा? इसके साथ हुआ क्या? देखिए हुआ क्या। एक हमने चीज पढ़ी थी, इसको जब तक हम बंद नहीं करेंगे ना तो ये पागल हो जाएगा। आई थिंक प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। कोई अच्छा प्रोसेसर होता है तो ये 10 मिलियन तक चला जाता है, कोई हल्का प्रोसेसर होता है तो वो 1 मिलियन पे आके फ्रीज हो जाता है। आपका माउस क्लिक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कंप्यूटर लॉक। ठीक है, यहाँ करके देखिएगा, मजा आता है। किसी के दुश्मनी निकालनी हो तो उसको ये कोड लगा के दे दो, वो कोड चलाएगा, उसका काम, उसका पीसी लॉक। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ है। अब देखिए हुआ ये, जब हम ये चीज़ पढ़ रहे थे इंक्रीमेंट, तो हमने पढ़ा कि जब हम लोग लिखते हैं ये, जब हम लिखते हैं आई प्लस प्लस, तो इसका ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ये किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? ये शॉर्ट फॉर्म है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। यानी ये कह रहा है कि आई की जो पहले वाली वैल्यू थी उसमें +1 करो और अब इसको आई में दोबारा सेव कर दो। समझ रहे? आई में सेव करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि पहली बार +2 किया इसने, तो पहली दफा लूप चला, ठीक है, उसने 1 प्रिंट किया, आपने देखा था 1 प्रिंट हुआ था, उसने 1 प्रिंट हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर कौन सा है? 1। वो 1 प्रिंट हुआ, वो दोबारा वापस किया ऊपर, लेकिन उसने यहाँ पे देखा i+2, उसने i+2 किया, यानी कि 1+2 किया, उसको 3 किया, लेकिन वो 3 कहीं सेव नहीं हुआ, तो अभी भी i में क्या है? 1। वो फिर घूम गया, या फिर उसने चेक किया, अच्छा i तो 1 से छोटा है, क्योंकि i क्या लगा हुआ है? 1। तो फिर प्रिंट कर दिया। वो फिर घूम के आया, फिर उसने चेक किया i तो 1 से छोटा है, वो फिर चल गया। तो वो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, क्योंकि i में आप कोई चीज आगे प्लस वो सेव करवा ही नहीं रहे, i की वैल्यू 1 पे अटक गई। तो उसको हम कैटर करने के लिए सिंपली क्या करेंगे? i इज इक्वल्स टू i+2। अब जरा हम इसको देख लेते हैं। ये अभी तक चले जा रहा है और मेरा पीछे हो गया। वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। एक में मुझे ब्राउजर बंद करना पड़ेगा, वो सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा था। आप तो क्लियर किया। ये तबाह हो गया। तो यहाँ सीपीयू क्या परसेंटेज है? 100%। वो प्रोसेस जो है उसने उसको लैग कर दिया है। और इधर रैम देखें जरा, 1500 MB से ज़्यादा उठा लिया। हाँ, 1500 MB से ज़्यादा मेमोरी उठा ली। तो अभी हमने दोबारा चला दिया और शुक्र है चल गया, वरना हमें रीस्टार्ट करना पड़ता। तो ये जी लूप है और आप इसके साथ ऐसे ही खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके पास बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ और आपने उस कोड के अंदर ये गलती कर दी, मतलब की बात है, 2 दिन पहले मेरे साथ रिएक्ट का कोड में एक चेक कर रहा था, उसमें ये सेम चीज़ हो गई। अब रिएक्ट के कोड में आपको लूप ऐसा दिखता नहीं है, उसका जो हम एक कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे आप पढ़ेंगे, मैंने कंपोनेंट बनाए हुए थे, उसमें एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट शो हो सकता है। एक जगह पे मैंने गलती से क्या कर दिया कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर दिखेगा, और जिस कंपोनेंट के अंदर वो कंपोनेंट दिखना था, उस कंपोनेंट में पहले वाले कंपोनेंट को मैंने दोबारा कॉल करा दिया। तो हुआ ये कि पहला वाला कंपोनेंट दूसरे वाले को कॉल कर रहा है, दूसरे वाला पहले को कॉल कर रहा है, तो वो एक दूसरे को दिखाए जा रहे दिखाए जा रहे दिखाए जा रहे। तो मैं जब भी वो वेबसाइट खोलूँ, मेरा पीसी है, जब भी वेबसाइट खोलूँ अब वो मुझे एरर दिखा भी नहीं रहा। एरर में बस ये आ रहा है कि एक कंपोनेंट बार बार चल रहा है, तो वो तो चलना भी चाहिए। मैंने कहा ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि हैंग क्यों हुआ।
तो उसको थोड़ा गौर से देखने में मुझे याद आया कि मैंने गलती से कुछ और कंपोनेंट लिखना था, मैंने पहले वाले का ही नाम चाइल्ड में दे। ये लूप्स है, लूप आपको तबाह कर देंगे अगर आप इसको सही से नहीं चलाएंगे तो। और मज़े की बात है, जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते हैं उनमें इस लूप्स का बहुत बड़ा हाथ है। समझ लें कि आपकी जो ट्रेनिंग सुनी है कि आप एआई का मॉडल ट्रेन करेंगे, कोई एआई का इंजीनियर हो ना, उससे पूछिएगा कि भाई तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, वो आपको बोलेगा कि हम एआई के मॉडल को ट्रेन करते हैं, सही, हम उसे सिखाते हैं। आप बोलोगे ओए क्या बात है, बंदा ट्रेन कर रहा है मशीन को। असल में होता क्या है, एक लूप होता है, बेसिकली वो लूप चल रहा होता है और बार बार एक प्रोसेस को दोबारा कर रहा होता है, उसी को ही हम एआई में क्या नाम देते हैं। तो लूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर किस्म की लैंग्वेज में पाई जाती है। अब हमने जब इसको आया, बिल्कुल वही रिजल्ट आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1 3 5 7 9। अगर आप गौर से देखें कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। इसको मुझे इवन नंबर लिखना हो तो कहाँ पे टू करता हूँ, भाई ये अभी कौन से नंबर्स प्रिंट हुए, ऑड नंबर्स प्रिंट हुए। अब मुझे इवन में करना है तो जीरो कर दूं या 2 कर दूं, जीरो कर लेते हैं। तो क्या आया, 0 2 4 6 8 10 आपके इवन नंबर्स आ गए। अच्छा, जीरो इवन नंबर में काउंट होता है, होता है। 1 ऑड नंबर्स में काउंट होता है। अच्छा, ऑड नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, ऑड नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, और हाँ किससे डिवाइड नहीं होते, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइजेबल ना हो उसको हम ऑड नंबर कहते हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइजेबल हो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। तो 0 2 से डिवाइजेबल है, 0 2 से डिवाइजेबल है। मैथ्स को पढ़े, थोड़ा सा मैथ्स को पढ़े, प्रोग्रामिंग है, इंजीनियरिंग है थोड़ा ना, क्या तो इस तरीके से आप लूप्स को वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम ये काम कर रहे थे, मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, लूप को थोड़ा सिंपल बनाते हैं, इसको मैं प्लस प्लस दोबारा वापस करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो लूप है मैं इधर दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ। अब ये आई की जगह में क्या लिखता हूँ, ये क्या, अच्छा ये क्या हुआ है, क्या चीज़ है, अच्छा ये क्या होगा, नहीं इसका ज़रा सोच के बताएं। देखिए प्रोग्रामिंग यही है, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी तभी कहलाती है जब आप एक कोड देखें और आप थोड़ा आइडिया लगा लेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। अब मुझे बताएं कि कंसोल लॉग आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लूप्स हैं, बिल्कुल सही पहचाना, नेस्टेड लूपिंग है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो वो नेस्टेड फंक्शन, ठीक है, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट हो तो वो नेस्टेड है। अब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है तो वो नेस्टेड फॉर। और मैंने कहा था ये हर सिस्टम में होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर जगह होता है, एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक एरे में दूसरा एरे हो सकता है, तो हर जगह नेस्टिंग होती है। सवाल ये है कि फॉर 2 जगह, दोनों की कंडीशन एग्जैक्टली सेम, यानी दोनों 1 से शुरू होंगे 10 तक चलेंगे,
लेकिन कंसोल में प्रिंट क्या होगा, सवाल है। एक स्पेस क्यों आएगी? कितनी बार? अच्छा, ये भाई कह रहे हैं 100 बार लूप चलेगा, 100 दफा। तो 100 दफा लूप चलने में इसमें दिखेगा क्या? मतलब ये आप कह रहे हैं कि 1 से 10 फिर 1 से 10 फिर 1 से 10, ये 100 दफा होगा। चलें, इसका हमारे पास एक जवाब आया है, वो कह रहे हैं कि भाई 1 से 10 तक एक लूप चलेगा, सही, तो 1 से 10 तक प्रिंट होगा, फिर दोबारा से 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, इस तरीके से ये वाला साइकिल 10 दफा चलेगा, यानी कि टोटल 100 नंबर प्रिंट हो। सही, चेक कर लेते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। तो भाई इन भाईजान का दिमाग बहुत सही था, तो बिल्कुल ऐसा ही होना था कि 100 नंबर टोटल प्रिंट होने थे और हर दफ़ा 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 का सेट चलना था। अब ज़रा सोचते हैं ये हुआ क्यों और कैसे। क्या 10 मल्टीप्लाई बाई 10, लेकिन ये हुआ क्या? इसको ना आप लाइन बाय लाइन चला करें, जिस तरीके से कंप्यूटर इसको पढ़ता है। थोड़ी देर के लिए सोचेंगे आप कंप्यूटर, अगर आप इसको पढ़ते तो किस तरीके से पढ़ते? आप पहली लाइन नंबर 184 पे आते हैं, आपको पता चलता है कि आपको लूप चलाना है। अब लूप चलाना है तो पहले आई में क्या सेव है, 1, और आई लाजमी सी बात है 1 से अभी छोटा है, मतलब लूप चलेगा, ये तो आखिर में आता है, इसकी भी टेंशन जरूरत नहीं। तो जब ये पहला लूप चला तो आई में क्या सेव है, 1, तो वो इसकी बॉडी में आया। जब वो इसकी बॉडी में आया तो इसने देखा अरे यहाँ तो एक और लूप है। अब जे के अंदर क्या सेव है, दोबारा 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसोल जे। अब जरा सोचे कि ये वाला जो अंदर वाला लूप है ना, ये 10 दफा चलेगा तभी तो वो लाइन नंबर 187 पे पहुंचेगा, क्योंकि वो लाइन नंबर 185 पे रुक चुका है। अब वो लाइन नंबर 185 से नीचे तब तक नहीं जा सकता जब तक ये वाला लूप खत्म नहीं होता। ये लूप खत्म नहीं होगा तो दूसरे लूप का दूसरा आइटरेशन नहीं शुरू हो सकता। इस वजह से 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। ये प्रिंट कहाँ से हो रहा है, जे से। तो जब वो 10 आया तो ये लूप खत्म हुआ, जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई मेरा काम खत्म, तो लाइन नंबर 185 पे ये चीज खत्म हुई, तो वो लाइन नंबर 187 पे आया। लाइन नंबर 187 पे उसने देखा और कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ नहीं करना, तो लाइन नंबर 188 पे आके वो उसने आइटरेशन खत्म कर दी। जब पहली आइटरेशन खत्म हुई तो वो फिर वापस चेक करने गया कि मुझे दूसरी आइटरेशन चलानी है, तो अभी आई में क्या सेव हुआ, 2। वो इधर आके चेक की उसने, 2 इज लेस देन 11, उसने कहा परफेक्ट लूप चलेगा। उसने लूप चलाया तो दोबारा से अंदर आया, उसको फिर लूप मिल गया। अब वो फिर यहाँ पे अटक गया, फिर वो 10 दफा चलेगा जब तक ये लूप खत्म नहीं होता। जब ये खत्म होगा फिर ये वापस आए। तो ये आपके नेस्टेड लूपिंग का तरीकेकार है, समझ रहे? आप ये भी कर सकते थे, अगर आपको चेक करना है आप यहाँ पे लिखते, क्योंकि मैं नॉर्मली यूज करता हूँ ये वाला तरीका जब मेरे पास नेस्टेड लूपिंग होती है, क्योंकि आपका दिमाग घूम जाता है। सही है, आप यहाँ पे लिखते हैं मेन लूप आइटरेशन। सही है, यहाँ पे आता है आपका $। सही है, यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आप लिखेंगे आई एंड नेस्टेड लूप आइटरेशन। अच्छा, ये चीज आपको पता है ये मैंने क्या किया है, इसको क्या कहते हैं, क्या टैक्टिक कहते हैं, लेकिन ये मैंने, ये स्ट्रिंग है वैसे। हाँ, लेकिन ये क्या स्ट्रिंग ही है, ये एक खास तरीका है। ये हर लैंग्वेज में एक तरीका होता है, पाइथन में भी एक मेथड होता है कि जिसमें आप स्ट्रिंग के अंदर डायनेमिक डेटा लिखवाना होता है, ठीक है।
तो स्ट्रिंग के अंदर आपको अगर डायनेमिक डेटा लिखवाना है तो हर लैंग्वेज का एक तरीका होता है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है और सबसे आसान है कि आपने बैक टिक लगाए। बैक टिक जो है ना आपके कीबोर्ड में स्केप बटन के ठीक नीचे आ रहा होता है। अगर आप स्केप बटन को देखें बिल्कुल टॉप वाला बटन, तो उसके ठीक नीचे वाला बटन है वो आपको ये लगा देते हैं। उसके अंदर आपको जो अपनी स्ट्रिंग लिखनी है आप लिखें। अब जो आपको डायनेमिक डेटा लिखना है यानी कि जो वेरिएबल से डेटा उठाना है वो आप किस में लिखेंगे, डॉलर साइन कर्ली ब्रेस। तो जावास्क्रिप्ट को पता लग जाएगी कि ये क्या है, वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिख दी है, अब इसको चलाते हैं जरा, इससे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हुआ क्या। क्या डॉलर साइन जो बेसिकली ये इसका वो है आइडेंटिफिकेशन है कि आप एक वेरिएबल जो है स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉलर कर्ली ब्रेसेस ये इसका सिंटैक्स है। अब जरा इसको देखें, ये नॉर्मली मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ अगर मेरे पास नेस्टेड लूप होते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि जो मेन लूप है उसके अंदर क्या हो रहा है और जो नेस्टेड लूप है उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप देखें, आपको समझ आ रही है कि मेन लूप आइट्रेशन 1। अगर आप देखें जो पहले 10 तक पहले लूप की आइट्रेशन सेम रही, लेकिन जे की वैल्यू चेंज होती रही। उसके बाद फिर इसका जब आइट्रेशन नंबर 2 आई तो फिर ये 10 तक सेम रही, उसके बाद ये 10 तक ये वाला लूप चलता है। समझ आ रही है क्या हो रहा है? ये बेसिकली मेन लूप और नेस्टेड लूप चला वो 10 का, बिल्कुल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिकली अटक जाता है जब उसको लूप मिलता है। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 184 से लेके 188 तक तब तक नहीं आ सकता जब तक ये दोनों लूप सॉल्व नहीं होते। सही है, इस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी का नाम भी देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑर्डर ऑफ लूप कहते हैं, मैं भूल गया नाम, ओ करके आता है, किसको याद है, प्रोग्रामिंग वाला है ये, आप लोगों को ये पढ़ा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड, ऑर्डर टू, क्या बिग एंड बिग हो। हाँ, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या होता है कि जब आपका लूप नेस्टेड लूप हो ना, इस तरह का लूप हो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इधर 2, क्योंकि पहला लूप और दूसरा लूप। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ पसंद नहीं की जाती। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अब देखिए कोड 184 पे फंस गया, अब वो 184 से 188 तक नहीं आ सकता जब तक ये दोनों लूप्स नहीं चल जाते। समझ रहे हैं, टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा टाइम है। आप देख रहे हैं उसने कितनी, मैंने एंटर दबाया और ये 100 वैल्यूज उसने प्रिंट कर दी। लेकिन अभी तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान है कि मैं सिर्फ कंसोल करवा, जरा सोचें कि मैं इनको 100 बार चलाता और 100 बार मैं इसको कहता डेटाबेस में डेटा सेव करा के, तो ये 100 दफा डेटाबेस में जाता, डेटा सेव कराता, अब उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता। तो जितनी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उतना आपका जो प्रोसेस है वो टाइम बढ़ाता जाता है। अभी आप देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो यूं करो तो खत्म हो जाता है, यूं करो खत्म हो जाता है, क्या जरूरत है इसके बारे में सोचने की। लेकिन सोचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि आपके नेस्टेड लूप्स ना हो, ये हमारी लास्ट चॉइस होती है। अगर आपका दूसरा कोई तरीका है कि आप फंक्शन इस्तेमाल कर लें, ऐसा आप कुछ और इसका मेथड निकाल लें कि यही काम हो जाए तो बेटर है। अगर नहीं है कोई भी रास्ता तो आप लाजमी सी बात है नेस्टेड इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये तरीका नॉर्मली पसंद नहीं किया जाता। उसकी वजह यही है कि आपका कोड क्या हो जाता है, स्लो। ये बेसिकली इसका मकसद होता है कि आपके पास 2 एरेज हो, ठीक है, आपके पास एक मेन एरे हो, अब उस एक एरे के अंदर हर एलिमेंट पे एक दूसरी एरे। अब आपको लूप चला के पहली मेन एरे के हर एलिमेंट पे जाना है, फिर उसके अंदर नेस्टेड लूप चला के उसके हर एलिमेंट पे जाना है। मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है, आपके पास ये एरे है, मेन एरे, अब उसके बाद आपके पास ये उसके क्या है, अब आप जरा सोचें आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं 6 पर।
अब आपको हर हर इसके इंडेक्स के हर एरे के अंदर जाके वैल्यूज को चेक करना है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक पहले मेन लूप चलाना पड़ेगा। जो मेन लूप बेसिकली हर एलिमेंट को उठा के लाएगा। अब वो एलिमेंट खुद क्या है, एरे। अब अगेन उसके अंदर जो चीजें हैं उसको उठाने के लिए हमें फिर एक और लूप चाहिए, तो फिर उसके ऊपर चलेगा। इसका मतलब है इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 7 बार। और इसका ये नेस्टेड लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। इस वजह से हमें नेस्टेड लूप इस केस में चाहिए होता है। ठीक है, कुछ केसेस में अगर आपको पता है कि आपकी रिक्वायर्ड डेटा इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ी है तो आपको नेस्टेड की जरूरत नहीं है। आप ये पहले वाला एलिमेंट आइट्रेशन पे जाते हैं, आप पहले वाला एलिमेंट उठाते हैं, उस एलिमेंट का क्या निकाल लेते हैं, इंडेक्स नंबर 1। लेकिन आपको नहीं पता कि आपको उस किसके कौन से इंडेक्स पे आपका डेटा पड़ा, तो आपको नेस्टेड लूप चलाना। समझ रहे हैं? तो ये कुछ इसकी यूज केस है, इसको भी हम पढ़ेंगे। पूरा एक टॉपिक है तो हम एरे मेथड्स कहते हैं। एरे मेथड बहुत ज़्यादा है और उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम लोग लूप को अवॉइड कर सकते हैं, और इसमें किस तरीके से हम डेटा फैच करते हैं कॉम्प्लेक्स एरेज में। तो आप लोगों ने काफ़ी हैवी किस्म का लूप देख लिया है, और आप लोगों ने ये भी देख लिया है कि एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल कैसे लगाया जा सकता है। अब तो आपके पास ये वाला काम बहुत आसान हो गया है जो मैंने शुरू में आते आते आपको दिखाया था। सही है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा ना तो ये आपको समझ आ गया होगा ये कितना आसान है, आप करना बहुत आसान है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब आप क्या ये बता रहे हैं आपको, ये वेरिएबल है और अंदर आई ब्लू आ रहा है, इसका मतलब वो पहचान रहे हैं कि वेरिएबल। ये कोड इस मामले में बहुत अच्छा है। हैवी बहुत है वहाँ। ठीक है, अब ये वो लूप से जो बेसिकली मैंने क्या किया, एक मिनट। पीछे से उसकी केबल को थोड़ा सा हिला के आई थिंक पीछे से बात है। बेसिकली आपको एक बुक दिखानी थी, बुक एक बहुत सी बुक है जावास्क्रिप्ट की और बहुत आसान सी बुक है। उसका नाम है अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा उसके टॉपिक भी देख लेंगे ना, आई थिंक हमने दिखाई थी पहली क्लास। वो उस बस यही है कि आपको बेसिक्स पता चल जाए, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, शायद हमारे पास पड़ी हुई हो तो हम ये देख लेंगे हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किए हैं और हमें और कौन से कवर करने चाहिए। हमारे पास डकेट पड़ी है, अच्छा ये बुक है हमारी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत आसान सी बुक है। अब देखें ये, अब इसको गौर से देखें। आपने अलर्ट्स पढ़े पहली पहली बार, वेरिएबल्स पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैथ एक्सप्रेशन, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत आसान है। उसके बाद आपने कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये आपने पढ़ी भी है। ये आपको समझ आ रही है क्या चीज़ कह रहा है कॉन्कैटिनेटिंग? इसको थोड़ा सा जूम करते हैं।
कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग। याद है हमने किया था कि हमने एक 1 लिखा और लेकिन किसमें लिखा, स्ट्रिंग में। मैंने प्लस किया फिर उसमें 2 लिखा लेकिन किसमें लिखा, स्ट्रिंग में। तो जब मैंने उसको प्रिंट कराया तो स्ट्रिंग बन गई 1 2। ये कॉन्कैटिनेशन होते ही किया था। हमने प्रॉम्प्ट्स पढ़े, हमने इफ स्टेटमेंट्स पढ़े, इफ एल्स पढ़े, इफ एल्स इफ पढ़े। ठीक है, सेट ऑफ कंडीशंस हमने पढ़ी थी लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। इफ स्टेटमेंट नेस्टेड हमने पढ़ी थी। ठीक है, एरेज हमने पढ़ी। एरेज का एडवांस आपका भी रहता है, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे जब आपको लूप्स का आइडिया हो जाए, इफ एल्स का आइडिया हो जाए, इन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए तो हम उसमें आएंगे। की वजह यह है कि जब तक आपको लूप्स का आइडिया नहीं होगा, स्टेटमेंट्स का आइडिया नहीं होगा, आपको एडवांस मेथड पढ़ाने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि वो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। अभी आपने लूप्स पढ़े, फॉर लूप्स पढ़े, ठीक है, ये बूलियंस, एरे लेंथ एंड ब्रेक्स, ये अगेन इसका ताल्लुक है डायरेक्ट एरेज से। ठीक है, तो एरेज का जब अगेन हम लोग एडवांस मेथड पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ लाजमी थी आ जाएगी कि अगर मुझे एक एरे में से एक चीज़ चाहिए तो मैं कैसे उठा सकता। ये फॉर लूप्स नेस्टेड अभी आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद ये चेंजिंग केस, ये मैंने आपको कहा हुआ है कि आप घर पे जाके देखें कि आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जरा गौर करें, आप 21वें नंबर तक पहुंच चुके हैं और आपको इन टॉपिक्स को जब आप खोलेंगे और उसका कोड आप देखेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा अच्छा ये तो हमें आता है, तो हमें पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको ये महसूस हो जाता है ना इतना, समझ लेंगे आपने कुछ किया है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट शुरू में मुश्किल होती है, कोई मजे वाली बात नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो आप जस्ट पढ़ रहे हैं कि इसमें होता क्या है, सिंपल सी होती हैं। आप इसमें और चीज़ें एडअप करते रहते हैं कुछ। अभी एरेज का पता लगेगा तो आप एरे की लेंथ कंडीशन में डाल देते हैं, एरे की लेंथ छोटा होना चाहिए, बस इसमें थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद है स्ट्रिंग। अगेन जिस तरीके से मैंने कहा कि एरेज के कुछ आपके मेथड्स हैं, इसी तरीके से किसके, स्ट्रिंग्स के भी हैं। इसको हम स्ट्रिंग मेथड्स कहते हैं और उसको हम लोग एरे मेथड्स कहते हैं। इसी तरीके से कुछ आपके ऑब्जेक्ट के भी हैं, तो ये आपकी डेटा टाइप से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, ये अभी आपको पढ़ना है। राउंडिंग नंबर्स आसान सी चीज़ है, मैथ एक लाइब्रेरी है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कर देंगे, अभी उसको हम देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसने फंक्शंस यहाँ पे बताया हुआ है 35 है। ठीक है, लेकिन आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है, आपने फंक्शंस में डेटा पास किया हुआ है, आपने फंक्शंस में से डेटा वापस किया हुआ है, आपने लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है। आप देखो कोड देखें, पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देयर, फंक्शन में से डेटा वापस उठा, सही है, आसान सी चीज़ है। इसको देखो, एक चीज़ है कि मैंने एक चीज़ देखी है, शुरू में जब आप कोई नई लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना तो पता नहीं क्यों बुक्स में होता है कि एक टॉपिक को बहुत डीप में ले जाते हैं, ये भी कराओ, वो भी कराओ, ये भी कराओ, तो आप ये इतने एक टॉपिक में इतना डीप चले जाएंगे ना आपको पहला वाला भूल जाएगा। आप उसके बाद एक चीज़ पढ़ेंगे आपको वो भूल जाएगा। तो अभी आप जस्ट एक चीज़ लिखने का तरीका सीख लें, उसके बाद जब आप उसको इस्तेमाल करते हुए जब कोई प्रोग्राम्स बनाना शुरू करेंगे ना तो उसमें से आपका हाथ साफ खुद ही पक्का हो जाता है। कि अभी तक आपने एक भी मेरी नज़र में प्रैक्टिस की ही नहीं। प्रैक्टिस वो तब है जैसे कि अब आपने ये टेबल बना लिया, ठीक है, वो जो टेबल मैंने अभी भी बोला है, आपने टेबल बना लिया, हो गया। इसी तरीके छोटे मोटे और कुछ आपको काम देंगे जिससे आपके यही फॉर लूप्स, फंक्शंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स इस्तेमाल हो, और यही सारी प्रोग्रामिंग। तो वो हाथ साफ आपका बड़ा होगा, रिएक्ट में भी बहुत इस्तेमाल होगा, उसमें इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको स्विच स्टेटमेंट का नाम लेता है। अब स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट ही है, इसका सिर्फ लिखने का थोड़ा तरीका अलग है, उसका यूज केस थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इफ एल्स स्टेटमेंट पे ही रहें, खुद के अपने दिमाग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। इफ एल्स स्टेटमेंट से एग्जैक्टली वही काम हो जाएगा जो स्विच केस करता है, और आपने ये काम एक्चुअली किया हुआ है।
जब हमने वो फंक्शन बनाया था कि प्लस का साइन आए तो प्लस कर दो, डिवाइड का साइन आए तो डिवाइड कर दो, स्विच केस वही करता है और कुछ भी नहीं करता। उसके बाद एक लूप आता है इंटरेस्टिंग किस्म का, जो कि इसने बहुत दूर जाके बताया, उसको कहते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, अब व्हाइल लूप्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको देखने में बड़ा आसान लगता है। हाँ यार, सच में आसान। हाँ, फोर लूप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिए फोर लूप में क्या है, अगर आप यहाँ पर हैं, आप फोर लूप के अंदर अपना आइट्रेशन वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे अपनी आइट्रेशन के लिए, वो एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं। आप अपनी कंडीशन एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं कि कब तक लूप चलेगा, और आप ये भी एक ही लाइन में डिफाइन कर देते हैं कि जब एक लूप चल जाए तो प्लस कितना या माइनस कितना। व्हाइल लूप इससे थोड़ा अलग है। व्हाइल लूप कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, सिर्फ ये कंडीशन कि कब लूप चलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मजे की बात है कि पाइथन का और जावास्क्रिप्ट का व्हाइल लूप लिखने का तरीका बहुत सेम है, एग्जैक्टली सेम। अगर आप इसको कोड को ही देखें तो इसमें सबसे ऊपर क्या क्या किया हुआ है, बार हाइट इज इक्वल्स टू 0, वो आपने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, आपको कंडीशन बताई थी कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इंडेक्स नंबर आपका 1 3 से कम या 3 के बराबर ना हो। 4 बार 3 चलेगा, 0 से 3, 0 1 2 3। उसके बाद अलर्ट आए, ये कौन लॉ की जगह क्या करा रहा है, अलर्ट करा रहा है, यानी अलर्ट कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। और उसके बाद आखिरी में ये आपको डिफाइन कर रहा है आपका इंक्रीमेंट। इसने वही काम किया है जो हम कर रहे हैं फॉर लूप में, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के किया है, और उसको हम नाम क्या दे देते हैं, व्हाइल लूप। इसको वैसे भी क्योंकि पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो हम बेसिकली इसको देख लेते हैं। हालांकि ये इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इसका यूज केस आ जाता है। ठीक है, हमने आई डिफाइन कर लिया, आई 0 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे व्हाइल, आप कंडीशन डिफाइन करेंगे। व्हाइल आपसे पूछ रहा है कि कब तक चले। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई, यार पीछे बच्चों को कहते हैं कि प्लीज तो शोर ना करें, क्लास चल, ये जो लाइन में बैठे हैं इनको कहेंगे क्लास चल रही है, शोर ना करें। इसको हमने while i is equals to less than 11 किया, और यहाँ पे आप अपना डिफाइन कर देंगे कि जो भी आपको करवाना है। और फाइनली आपको ये लिखना लाजमी है तो आपका वही काम हुआ जो पहले होता था। सिंपल ये while लूप है, इसके अलावा एक और है do while। क्या डाली मैंने शुरू में की थी, बार आई इक्वल टू 0 से। वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं डॉक्यूमेंट और राइट लिख दूँ, मेरी मर्जी है। तो ये while लूप सिंपल ये है। अच्छा, ये कुछ ऐसी केसेस में इंपॉर्टेंट होता है, या कुछ ऐसी केसेस में इसका ज़रूरत ज़्यादा होती है कि कंडीशन जो है वो लूप के अंदर चेंज हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं। अब फर्ज करिए कि आपका एक फंक्शन है, मेथड है, उसके अंदर होगा क्या कि आपको नहीं पता कि इसको कितना चलाना है। ये मैंने जो उसको यूज़ किया है ना, ऐसी कंडीशन में किया है कि आपको नहीं पता कि इसको कितने आइट्रेशन चलाने, 10 चलाने, 100 चलाने, 25 चलाने, कितने चलाने। ये बेसिकली एआई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एआई में आपको नहीं पता कि ये वाला आंसर मेरा कब पहुंचेगा, कितनी प्रोसेसिंग के बाद पहुंचेगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं
कि जब तक ये कंडीशन प्रूव ना हो जाए आपका वाइल लूप चलता रहता है। यानी कि हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि एक फ्लैग, चेक फ्लैग हम बनाते हैं। वैसे मैं मेरा नॉर्मल तरीका है कि वार चेक इज इक्वल्स टू, अभी चेक क्या है, ट्रू है। अगर मैं इसको वाइल लूप के अंदर दूंगा तो क्या होगा, अभी ये क्या होगा, कितनी बार, एक बार होगा। ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि मैंने चेक में क्या लिखा है, ट्रू, और यहाँ पे वो कंडीशन क्या चेक कर रहा है, ट्रू। तो अब वो जिसको जब भी ट्रू मिलेगा वो क्या करेगा, चलाता रहेगा चलाता रहेगा। लेकिन ये मैं पागल नहीं हूँ ऐसे लिखा है, ये एक्चुअली ऐसा इस्तेमाल होता है। होता क्या है कि आपको फर्ज करें कि एआई का मॉडल है, ठीक है, उसको आपको एक नंबर तक पहुंचना है। अब आपको नहीं पता कि मैं कितनी दफा प्रोसेस करूंगा तो उस फंक्शन तक या उस नंबर तक पहुंचूंगा। तो आप कहते हो कि भाई प्रोसेस चलाते रहो, चेक करो क्या वो नंबर आया, नहीं आया, तभी आपका चेक, आप उसको बदलते नहीं। लेकिन जैसे ही आपका रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल गया, आप अंदर फंक्शन फॉर इधर ही आप क्या लिख देते हो, चेक इट इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब अगली बार जब वो ट्रू ये वाइल लूप चलेगा तो उसको चेक में क्या मिल जाएगा, फॉल्स, तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। एक और तरीका होता है, आई डोंट नो इसमें हम लोग पाइथन में करते हैं, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें होता ही नहीं हो रहा है। और तरीका होता है ब्रेक, ये हम पाइथन में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ ये अगर वो कंडीशन पास हो गए यानी कि मुझे अपना मतलब का काम मिल गया, तो मैं उसमें क्या लिख दूंगा, ब्रेक। ये वाइल लूप वहीं पे रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मुझे वो चेक को फॉल्स करने की भी जरूरत नहीं। तो वाइल लूप ऐसे केसेस में इस्तेमाल होता है कि जहां पे आपको ये ना पता हो कि ये लूप कितनी दफा चलाना है, क्योंकि फॉर लूप में आपको ये बताना लाजमी है। उसका साइंटेक्स इस तरीके से है कि आपको ये बताना चाहिए कि ये कितनी दफा चलेगा। वाइल लूप का मकसद ही ये होता है कि आपको नहीं पता ये कितनी दफा चलेगा, आप उसकी बॉडी में उसको बताते हैं कि कब रुकना है। वो आप दो तरीके से बता सकते हैं, या तो आप ब्रेक कर दें, या आप उसका चेक जो आपने ये उसको कंडीशन दी हुई है इसको फॉल्स डिक्लेयर कर दें। पाइथन में तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं ये चेक भी नहीं बनाता, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये वेरिएबल बनाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वाइल ट्रू, और मुझे जो मेरी कंडीशन अगर मिल गई, मैं बोलता हूँ समथिंग इज ट्रू। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस वाइल लूप को ब्रेक कर दो, वरना इसको चला दे। तो वाइल लूप नॉर्मली इस केसेस में यूज होता है। अब इसका भाई है, ये नहीं पता छोटा भाई है कि बड़ा भाई है, लेकिन ये पता है भाई है, और हम इसकी बुक में ही देख लेते हैं। इसमें सिंपल क्या हो रहा है, एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है। तो पहले आप ये कंडीशन वाइल लूप में कहाँ बता रहे थे, ऊपर शुरू में, अब आप कहाँ बता रहे हो, एंड में। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक खास फर्क है। क्या फर्क है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होगी फिर काम होगा, डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होगी पहले काम होगा। बस ये सिंपल सा फर्क। और लिखने का तरीका बहुत आसान है कि आप डू लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक दफा तो चलेगा ही चलेगा, भले कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेकिन वो एटलीस्ट एक दफा चलेगा। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, वैसे है बहुत आसान सी चीज। तो अगर आप रीड करें, अब क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डू, उसके बाद हम लिखेंगे वाइल,
और जहाँ पे फर्स्ट करें मैं कह देता हूँ फॉल्स। मैंने कंडीशन डायरेक्टली हार्ड कोड कर दी है फॉल्स। ठीक है, अब मैं इसको चला देता हूँ। एक दफ़ा तो हेलो प्रिंट हुआ, सही है, एक दफ़ा प्रिंट हुआ। अगर हम इसको दोबारा से रिवर्स कर देते हैं, हम वाइल लूप पे आते हैं और मैंने लिखा फॉल्स, कॉन्सोल लॉग में मैंने लिखा हेलो, और मैंने ये मिटा दिया, तो एक बार भी चला। तो ऐसे ये अब आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि आपका लूप एटलीस्ट एक दफ़ा चले, सही है। आप चाहते हैं कि एक दफ़ा चले, भले दूसरी दफ़ा कंडीशन फॉल्स होने पे ना चले, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, डू वाइल। अगर आपको ये वाली हरकत नहीं चाहिए, आप चाहते हो कंडीशन ट्रू हो तो चले, फॉल्स हो तो नहीं चले, तो आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, वाइल लूप। डू वाइल और वाइल, ये दोनों लूप जो हैं आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको ये कंफर्म ना हो कि ये लूप्स कितनी दफ़ा चलेंगे। और फॉर लूप हमेशा तब आप चलाते हैं जब आपको ये कंफर्म हो कि आपको कितना लूप चलाना है। तो ये सिंपल लूप्स की साइकोलॉजी है। और लूप्स अब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत कमाल की चीज़ है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई आपकी होगा, क्योंकि आप कौन से वेब डेवलपमेंट वाले, तो वेब डेवलपमेंट में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एरेज को पार्स करने में या एरेज का डेटा फेच करने में। क्योंकि ज़रा सोचें कि एक जेसन में आपके पास डेटा आता है सर्वर से, जेसन सब समझते हैं, कोई ऐसा है जो जेसन नहीं समझता, नहीं है, पक्की बात है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, याद है सबको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है, कर्ली ब्रैकेट। तो जेसन में जब आपके पास डेटा आता है सर्वर से, तो आपके पास फर्ज करें 100 यूजर्स का डेटा है। अब वो 100 यूजर्स किसके अंदर होंगे, एक एरे के अंदर होंगे। लाजमी सी बात, ये बात याद है, क्योंकि वो 100 भी हो सकते थे, वो 150 भी हो सकते थे, वो 300 भी हो सकते थे, ठीक है। तो वो डिफरेंट उसका एक लिमिट हो सकती है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे इनमें से ये जो यूजर्स है, एक एक यूजर को उठाना है, उसका एक कार्ड बनाना है, उस कार्ड में उसका डेटा दिखा देना। ये चीज़ देखिए, आपने दराज तो चलाया होगा आप सबने। तो ये दराज में जब आप कोई प्रोडक्ट पेज खोलते हैं तो आपके पास कार्ड बने हुए आ जाते हैं। अभी आपकी वेबसाइट को कैसे पता लग रहा है कि मुझे कितने कार्ड दिखाने। अब आप लास्ट पेज पे जाते हैं तो हो सकता है पूरा पेज ना भरा हुआ, हो सकता है उसमें थोड़े आधे पेज तक कार्ड हो, आगे कार्ड ही ना। पहले पेज में हो सकता है 20 प्रोडक्ट हो, आखिरी पेज हो सकता है 5 प्रोडक्ट हो। अब ये आपके वेब ऐप को कैसे पता लग रहा है कि मुझे 5 प्रोडक्ट दिखानी है, मुझे 10 दिखानी है। वो बेसिकली बैकएंड पे क्या लगा हुआ है, लूप, एक लूप लगा हुआ है जो किस पे चल रहा है, एक एरे पे। वो एरे कहाँ से आ रही है, सर्वर से। सर्वर से एरे आती है, उस एरे पे लूप चलता है, वो लूप उसका डेटा निकालता है और वो कार्ड को हैंग देता है। वो कार्ड पहले से ही बना हुआ होता है, उस कार्ड में सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम, उस प्रोडक्ट की प्राइस, उस प्रोडक्ट की तस्वीर और उस प्रोडक्ट की लिंक वो चिपका के आपको दिखा दें। तो ये बेसिकली आपके लूप्स का काम है। और लूप्स में हम लोग बहुत एडवांस किस्म के मेथड्स भी पढ़ेंगे। चलो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। कल हम लोग ये करेंगे, थोड़ी छोटी सी प्रैक्टिस करवा दें। वही मैं आपको कल आगे टास्क दे दूंगा, क्योंकि बेसिक आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये फेज़ 1 कहलाता है। अब आपको सिंपल प्रोग्राम्स बना लेने चाहिए, में फंक्शन इस्तेमाल हो रहा हो, इफ एल्स इस्तेमाल हो रहा हो, फॉर लूप इस्तेमाल हो रहा हो, डेटा इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। आपको ये कर लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग एरे मेथड, सही है, और ये लूप्स के और ये थोड़े से जो और हमारे पास स्ट्रिंग मेथड, बेसिकली ये दो ज़्यादा मेन होंगी, स्ट्रिंग मेथड्स और एरे मेथड, ये थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग फिर जाएंगे डॉम मैनिपुलेशन में। अब डॉम मैनिपुलेशन क्या है कि आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग HTML को कैसे छेड़ सकते हैं। आपने अभी तक ये चीज़ नहीं पढ़ी। इस पूरी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, डॉम मैनिपुलेशन। आई डोंट नो आपकी इस बुक में ये है कि नहीं है, ये आपको दिख रही है डॉम। तो बेसिकली जो डॉम है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसको कंट्रोल करेंगे, HTML। तो आपकी HTML CSS दोबारा वापस आने वाली है, तो तकरीबन 1 हफ्ता ही लगेगा। फिर हम लोग किसके साथ खेल रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट को HTML के
टैग्स के साथ, CSS के साथ, मतलब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS बदल रहे होंगे, HTML बदल रहे होंगे, HTML का डेटा बदल रहे होंगे, सही है। उसके बाद जब ये हम थोड़ा सा इसमें हाथ साफ हो जाएगा, DOM मैनिपुलेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू, प्लेन जावास्क्रिप्ट हम इसको कहते हैं वनीला जावास्क्रिप्ट। वनीला जावास्क्रिप्ट जब भी आपको कोई कहे तो उसका मतलब है कि जो आपकी बिल्कुल बेसिक जावास्क्रिप्ट है, प्लेन जावास्क्रिप्ट है, उसको हम वनीला कहते हैं। तो वनीला जावास्क्रिप्ट के थ्रू DOM मैनिपुलेशन होती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है। की वजह क्या है कि उसका कोड थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। उसकी हेल्पिंग के लिए आपके पास क्या है, लाइब्रेरी। उसमें आपके पास बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, शायद आपने उसका नाम सुना हो, jQuery। jQuery एक सिंपल सी लाइब्रेरी थी जो बेसिकली प्लेन वनीला जावास्क्रिप्ट के ऊपर आई। वो आपको हेल्प आउट करती थी किसमें, DOM मैनिपुलेशन, यानी आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी HTML CSS को बदलने में। उसने सिर्फ कोड को थोड़ा छोटा कर दिया और ज्यादा कोई इसका काम नहीं था। वही काम जो jQuery में हो सकता है वही जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है, क्योंकि वो एक ही चीज है, बस उन्होंने उसको थोड़ा छोटा कर दिया। यही सेम काम किसने किया, रिएक्ट ने। लेकिन रिएक्ट में कुछ ज्यादा फीचर्स हैं तो हम आगे चल के पढ़ेंगे और हमें पता लगेगा कि वनीला के हिसाब से रिएक्ट कितनी आसान है और कितनी पावरफुल है। आप वनीला जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और आपको ये फील होगा कि एक टेक्स्ट बदलने में कितना भारी लगा, ये लिखो, ये लिखो, ये करो, वो करो, सिर्फ एक टेक्स्ट बदलना, तो आपको फील होगा यार ये तो बड़ी फारी है। लेकिन वही काम जब आप फिर रिएक्ट में पढ़ना सीखेंगे, आप बोलेंगे ये तो क्यों हो जाएगा। यही फायदा है एक लाइब्रेरी का, एक प्लेन जावास्क्रिप्ट। लेकिन प्लेन जावास्क्रिप्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। प्लेन जो आपको अगर कोई कहता है ना कि आप क्या एक जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं, तो उसमें आपके ये आपको खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये पहले तो ये जो बेसिक्स हैं, जो आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स आपकी पक्की होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसे लिखना है, नेस्टेड फंक्शन कैसे लिखना है, लॉजिक बेसिक जो चीज़ आपकी देखी जाती है वो लॉजिक है। जो कीवर्ड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो तो आप गूगल से भी देख लेंगे, सही है। आप एरे मेथड मैप भूल गए, आप भूल गए कि मैप का एरे मेथड कैसे लगता था, आप गूगल कर लेंगे, वो मसला नहीं है। मसला क्या है, लॉजिक। जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये चीज़ ना पता हो कि लूप कितना चलेगा, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वाइल। ये जो चीज़ें हैं ये टेक्निकल है, और ये आपको कि भाई एक हमें टास्क करना है, तो आप बैठे बैठे आसमान की तरफ देख रहे हो और आप सोच लो कि पहले मैं ये करूँगा, मैं बाद में ये लिखूंगा, वो लिखूंगा, तो ये काम हो जाएगा। ये जो लॉजिक बिल्डिंग है ना, मेन चीज़ वो आपको इसको खुद पे ट्रेन करना है। छोटे छोटे टास्क से वो मैं आपको देता रहूँगा, जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ बना दो, वो चीज़ बना दो। हालांकि आप देखेंगे कि उसका आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन वो बेसिकली आपको किस चीज़ से प्रैक्टिस करवाएंगे, लॉजिक बिल्डिंग। या आपको एक काम करना है, वो आप काम कैसे कर सकते हैं। अगेन आप गूगल से देखें, कहीं से देखें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप गूगल से देख के करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप आगे चल के अगर आप वो चीज़ भूल जाएंगे तो आप गूगल से दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो गूगल से देखना कोई मसला नहीं है, जो कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आप गूगल खोलेंगे तो चीटिंग कहलाएगी, ठीक है। गूगल से फुल देखें, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग अच्छी करें। तो आज हमने जो छोटी मोटी बेसिक जावास्क्रिप्ट है उसको हमने कंप्लीट किया है। कल इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आप आएंगे क्लास में तो आप अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, और सबसे पहले तो ये टेबल पहले तो घर से बना के ले आइएगा। अगर आप कोई नहीं बना के लाता तो यहाँ पे बैठ के बनाइएगा, और मैं यहाँ पर आके आप लोगों को एक छोटा सा टास्क यहाँ पे लिख दूंगा। आपको वहाँ पे सोच के करना है कि ये मैं जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है।